Good morning students. Welcome to St. Wilfrid's Law College online classes. I am Ankita Chaudhary. I will teach you contract law for BA LLB 4th semester. In last lecture we already have discussed about definitions in the Sale of Goods Act. Today we will start with the topic formation of contract which is given in your module 3. तो आपके मॉड्यूल 3 में फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का बात हुई है. ये आपके द सेल ऑफ गुड एक्ट के चैप्टर 2 में दिया गया है. जो भी टॉपिक है इसमें बेसिकली हम जो मेन डिस्कस करते हैं वो अग्रीमेंट टू सेल और सेल के बारे में डिस्कस करते हैं. जब भी हम किसी कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट के कुछ एसेंशियल एलिमेंट्स की बात करते हैं और सबसे पहले हम यही देखते हैं कि जो भी कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है वो बेसिकली फॉर्म कैसे हो रहा है, उसमें कितनी पार्टीज होनी चाहिए, किस चीज का ट्रांसफर हो रहा है, क्या उसका नेचर होता है. तो हम यहीं से स्टार्ट करेंगे. तो जब भी आप कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल की बात करते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में क्या होगा, जब हम बेसिक कॉन्ट्रैक्ट की बात भी करते हैं, जो जनरल कॉन्ट्रैक्ट होता है उसमें भी दो पार्टीज होती हैं, कंसीडरेशन होता है, एक पार्टी से दूसरी पार्टी को किसी चीज का ट्रांसफर हो रहा है, लॉफुल चीजें होनी चाहिए, लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए. तो सेम चीजें आपकी द सेल ऑफ गुड एक्ट में भी होती है क्योंकि ये भी एक तरीके से कॉन्ट्रैक्ट का ही पार्ट है. तो जब हम सेल की बात करते हैं तो उसमें भी हम यही बात करते हैं कि इसमें दो पार्टीज होनी चाहिए जहाँ पे वन पर्सन जिसको हम सेलर भी बोल सकते हैं, अग्री होता है ट्रांसफर करने के लिए अपनी प्रॉपर्टी को. प्रॉपर्टी यहाँ पे मीन्स गुड्स है, प्रॉपर्टी यहाँ पे मीन्स ओनरशिप है. ठीक है, जब भी आप सेल ऑफ गुड्स एक्ट की बात करते हैं तो उसमें ओनरशिप का ट्रांसफर होता है इन गुड्स. जो भी गुड्स है उसकी ओनरशिप आप किसी अनदर पर्सन को ट्रांसफर कर रहे हैं. जो अनदर पर्सन है उसको हम बायर बोलते हैं. ठीक है, तो जो सेलर है वो अग्री हो रहा है, वो अग्री करता है कि मैं अपने गुड्स में अपनी जो ओनरशिप है वो बायर को ट्रांसफर कर दूंगा. अब इसमें भी दो केस होते हैं. जब वो अग्रीमेंट बनता है तो उसमें ये होता है कि या तो वो कहेगा कि मैं आज अग्रीमेंट हो रहा है तो आज इमीडिएटली आपको वो गुड्स को ट्रांसफर कर दूंगा. अगर उनके बीच में ये अग्रीमेंट होता है कि मैं आज ही उन गुड्स को ट्रांसफर कर दूंगा तो उसे हम कहते हैं सेल. जो कि इमीडिएटली ट्रांसफर हो रहा है उसको हम कहते हैं सेल. लेकिन अगर वो ये कहता है आज उन दोनों के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट फ्रेम हो रहा है लेकिन उनके बीच में ये अग्रीमेंट होता है कि जो गुड्स हैं उनको फ्यूचर में ट्रांसफर किया जाएगा, आज ही नहीं किया जाएगा, तो वो हम उसे कहते हैं अग्रीमेंट टू सेल. ठीक है, ये दोनों के बीच में डिफरेंस होता है कि सेल क्या होता है और अग्रीमेंट टू सेल क्या होता है. ठीक है, जब वो इमीडिएटली उसी टाइम इन द मोमेंट गुड्स का ट्रांसफर हो रहा है, ओनरशिप आप ट्रांसफर कर रहे हो तो वो हो जाता है सेल. अगर वो आप अग्रीमेंट करते हो कि फ्यूचर में सेल करोगे तो वो होता है अग्रीमेंट टू सेल. ठीक है, जब हम इन दोनों की सेल की या अग्रीमेंट टू सेल के नेचर की बात करते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट का नेचर आपको पता है. कुछ कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूटेड नेचर के होते हैं, कुछ कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूटिंग नेचर के होते हैं. एग्जीक्यूटेड नेचर के कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं और एग्जीक्यूटिंग नेचर के कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं. यहाँ पे हम कहते हैं कि सेल को एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट माना जाता है. एग्जीक्यूटेड मीन्स जो ऑलरेडी एग्जीक्यूट हो चुका है, जिसके पूरे टर्म्स एंड कंडीशन सेटिस्फाइड हो चुके हैं. यहाँ पे अभी आपने सिर्फ पार्टली एक अग्रीमेंट किया है, वो पूरा कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनाया. जैसे सेल में आपका पूरा कॉन्ट्रैक्ट फ्रेम हो गया, लीगली एनफोर्स करा सकते हो, वो पूरा हो जाता है, गुड्स की डिलीवरी हो जाती है, ओनरशिप का ट्रांसफर हो जाता है, तो वो एग्जीक्यूटेड हो गया. लेकिन अभी इसमें कुछ चीजें हैं जो बाकी है, तो ये अभी एग्जीक्यूटिव कंडीशन में है. ठीक है, अभी इसमें वो एग्जीक्यूट इन फ्यूचर में होगा, अभी वो हुआ नहीं है. तो जब सेल है तो वो एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट है, जब अग्रीमेंट टू सेल है तो वो एक एग्जीक्यूटिंग कॉन्ट्रैक्ट है. ठीक है, अब बात आती है कि इन दोनों में राइट्स कैसे अराइज होते हैं. ठीक है, राइट्स, सेल आपने किसी को कर दी तो जिस पार्टी को आपने सेल करी है उसके क्या राइट्स होंगे, और अगर अग्रीमेंट टू सेल है तो उसमें जो जिस पार्टी को आपने सेल करी है उसके क्या राइट्स होंगे.
तो जब सेल की बात होती है तो उसमें जो हमारा राइट होता है वो जस्ट इन रेम होता है। जस्ट इन रेम मतलब आप होल वर्ड के अगेंस्ट में उस राइट को इन्फोर्स करा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मैंने किसी से अब कुछ गुड्स खरीद लिए, मान लो मैंने ये मार्कर खरीद लिया, ठीक है। अब ये मार्कर मैंने खरीद लिया था, हमारे बीच में सेल हो गया था, इमीडिएटली गुड्स का ओनरशिप मुझे ट्रांसफर कर दी गई थी। अब क्या हुआ, ओनरशिप ट्रांसफर हुई है, पोजीशन ट्रांसफर नहीं हुई। जिससे मैंने सेलर से मैंने जब खरीदा तो पोजीशन उसके पास ही है। अब क्या सेलर क्या करता है, इसको थर्ड पार्टी को सेल कर देता है। तो उसने क्या किया, मेरे को भी ओनरशिप ट्रांसफर कर दी और ये जो मार्कर मेरा था उसको किसी थर्ड पार्टी को भी ट्रांसफर कर दिया। तो जब सेल की बात आती है तो मैं थर्ड पार्टी के पास जाके भी अपने इस मार्कर को क्लेम कर सकती हूँ। इट मीन्स अगर मेरे पास ओनरशिप है गुड्स की, मैं इसकी रियल ओनर हूँ, ना कि सेलर, क्योंकि वो ऑलरेडी अपनी ओनरशिप को मुझे ट्रांसफर कर चुका है। तो मैं इस मार्कर को थर्ड पार्टी से भी क्लेम कर सकती हूँ, इन होल वर्ड किसी से भी क्लेम कर सकती हूँ जिसके पास भी ये है, ठीक है। एग्जीक्यूटिंग कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट टू सेल जो होता है वो जैसे इन पर्सोनम राइट होता है, मतलब आप इसमें जो राइट है वो सिर्फ सेलर के अगेंस्ट में इन्फोर्स करा सकते हो। मान लो यही मार्कर मैंने अग्रीमेंट टू सेल किया सेलर के साथ, ठीक है। अब मैंने अग्रीमेंट टू सेल किया है, उसमें मुझे अभी ओनरशिप का ट्रांसफर नहीं हुआ है, वो बाद में होगी, पोजीशन उसके पास है। तो इसमें क्या होगा, मैं अगर वो किसी थर्ड पार्टी को इस मार्कर को सेल कर देता है तो मैं थर्ड पार्टी से जाके उसको क्लेम नहीं कर सकती, मैं सिर्फ सेलर के पास जाऊंगी और सेलर से मेरे डैमेजेस है जो भी मुझे हो रहे हैं इस मार्कर के थर्ड पार्टी को ट्रांसफर होने से, वो मैं सेलर से क्लेम कर सकती हूँ। तो ये बेसिकली ये एक फॉर्मेट है कि इस फॉर्मेट में आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है सेल का वो फ्रेम होता है, ठीक है। ऐसे दो पार्टीज होंगी, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी होगी, गुड्स होंगे और प्राइस भी होता है, ठीक है। जो भी आप यहाँ पे ट्रांसफर करोगे विदाउट कंसिडरेशन आपका कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होता है, वॉइड होता है, ये आप सब भी जानते हैं। तो अब हम आते हैं एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, ठीक है। जब हम कॉन्ट्रैक्ट का फ्रेम पढ़ चुके हैं कि ये कॉन्ट्रैक्ट ऐसे ऐसे फ्रेम हुआ, एक पार्टी ने दूसरी पार्टी को गुड्स ट्रांसफर कर दिए, तो उसमें कौन कौन से एसेंशियल एलिमेंट्स हैं जो होने जरूरी होते हैं ताकि ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कॉन्ट्रैक्ट एक बने। तो सबसे पहला होता है कि टू पार्टीज होनी चाहिए। यहाँ पे भी हम जब फ्रेम पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे सेलर है, बायर है, तो इसमें भी यही है कि दो पार्टीज होंगी, बायर और सेलर। अब ये क्या है, इसमें एक और चीज आती है, ये बायर और सेलर जो है वो पार्ट ओनर्स भी हो सकते हैं, ठीक है। ये दोनों पार्ट ओनर्स भी हो सकते हैं। बायर हो सकता है कि उसका जो गुड्स वो सेल कर रहा है उसमें 50% स्टेक ही है, तो पार्ट ओनर भी है तो वो अपनी ओनरशिप जो भी उनका स्टेक है उसको सेल कर सकते हैं दूसरी पार्टी को। तो ये दोनों बायर या सेलर पार्ट ओनर भी हो सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सेकंड इसमें एक चीज है जो हमें ध्यान रखनी है कि पार्टनर्स जो होते हैं, पार्टनर्स को पार्टनर जो होते हैं वो बायर और सेलर दोनों नहीं होते हैं। पार्टनरशिप में क्या होता है, पार्टनरशिप और पार्टनर दोनों एक ही लीगल एंटिटी होते हैं, ठीक है। अब क्या हुआ, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म हुआ। डिसोल्यूशन के फर्म में जब भी जो असेट्स है वो डिसॉल्व होती है, इनको इनका सबका अपना अपना हिस्सा मिलता है। तो जब इनको अपना हिस्सा मिल रहा है तो पार्टनरशिप फर्म ये नहीं कहेगी कि वो सेलर है और ये बायर है, नहीं, वो नहीं होता है। वो डिसॉल्व होती हैं असेट्स, इनके बीच में जाती हैं, लेकिन वो सेल नहीं होता है। लेकिन जनरली अगर बिजनेस कंडक्ट हो रहा है तो पार्टनरशिप फर्म को गुड्स सेल कर सकते हैं और पार्टनरशिप फर्म अपने पार्टनर्स को भी गुड्स सेल कर सकती है, और ये पार्टनरशिप फर्म जो भी बिजनेस कर रही है उससे गुड्स बाय कर सकते हैं, ये जनरल होता है। लेकिन डिसोल्यूशन के केस में ये होता है कि उसको सेल कंसिडर नहीं किया जाता है। अब जो अग्रीमेंट इनके बीच में होता है, यहाँ दोनों ये अग्री हुए हैं एक कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए। अग्रीमेंट इम्प्लाइड भी हो सकता है और एक्सप्रेस भी हो सकता है। आप एक्सप्रेसली इन रिटर्न जो भी रिटर्न डॉक्यूमेंट है वो बना लेंगे कि हम ए बी को इतने गुड्स इतनी डेट को ट्रांसफर करेगा। इम्प्लाइड है कि आपने ऐसा कोई कंडक्ट कर दिया जिससे ये लगता है कि आप दोनों के बीच में सेल का कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है। अब बात आती है गुड्स। जब आप सेल कर रहे हैं तो डेफिनेटली किन्हीं गुड्स का ट्रांसफर कर रहे होगे।
गुड्स की डेफिनेशन हमने पढ़ी थी लास्ट लेक्चर में। गुड्स बेसिकली इसमें जब सेल की बात होती है तो मूवेबल प्रॉपर्टी होती है। जो भी गुड्स ट्रांसफर होंगे वो मूवेबल गुड्स होंगे। मूवेबल गुड्स होंगे, गुड्स की भी हमने कैटेगरीज पढ़ी थी लास्ट लेक्चर में। फ्यूचर गुड्स होते हैं, स्पेसिफिक गुड्स होते हैं और कंटिजेंट गुड्स होते हैं। ठीक है, स्पेसिफिक जो इमीडिएटली मतलब उसी टाइम आइडेंटिफाइड है, और जो फ्यूचर गुड्स हैं वो ये है कि इन फ्यूचर में प्रोड्यूस होंगे या मैन्युफैक्चर होंगे या एक्वायर्ड होंगे। और कंटिजेंट गुड्स वो होते हैं जो आप ये कॉन्टेक्ट कर लेते हो कि अगर फ्यूचर में ये गुड्स आपके पास हुए तो हम ये खरीद लेंगे। ठीक है, जो अभी सर्टेन नहीं है, अनसर्टेन है। तो ये 3 काइंड्स ऑफ गुड्स की बात हम यहाँ पे करते हैं। इन तीनों काइंड्स के गुड का ट्रांसफर द सेल ऑफ गुड्स एक्ट में हो सकता है। ठीक है, अब जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपकी चीज आती है वो आती है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी। ठीक है, जब हम प्रॉपर्टी की डेफिनेशन देखते हैं वो आपके सेक्शन 211 में दी हुई है। प्रॉपर्टी से क्या मतलब है? प्रॉपर्टी से मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे प्रॉपर्टी से मतलब ये नहीं है कि गुड्स को हम प्रॉपर्टी बोलेंगे, नहीं। प्रॉपर्टी से यहाँ जो मतलब है वो बेसिकली ओनरशिप से है। ठीक है, ओनरशिप से है। आप बोलोगे कि यहाँ पे जो गुड सेल हो रहे हैं उनकी ओनरशिप ट्रांसफर हो रही है। अब इस ओनरशिप को भी आपके द सेल ऑफ गुड्स एक्ट में 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है। एक जनरल प्रॉपर्टी, एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी। जनरल प्रॉपर्टी का मतलब है मैंने जब ये मार्कर खरीदा तो मेरे पास पूरा राइट है कि मैं इस गुड्स को किसी मतलब मेरे पास पूरी फुल ओनरशिप है इसकी। जब मैंने खरीद लिया मेरे को फुल ओनरशिप मिल गई कि मैं इस गुड्स को मैं कुछ भी कर सकती हूँ इसके साथ। मैं हो सकता है मैं आपको पढ़ाने के लिए यूज कर लूँ, या फिर मैं किसी को गिफ्ट में दे दूँ, या फिर मैं इस गुड्स को रीसेल कर दूं, तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ। ये जनरल ओनरशिप होती है। जब हम सेल ऑफ गुड एक्ट की बात करते हैं तो इसमें जनरल प्रॉपर्टी का ट्रांसफर होता है, ना कि स्पेसिफिक। स्पेसिफिक का क्या मतलब होता है? स्पेसिफिक का मतलब होता है कि किसी ने मुझसे लोन लिया और अपने गुड्स मेरे पास प्लेज में रख दिए। ठीक है, उन्होंने मेरे पास प्लेज में रख दिए तो मेरे पास स्पेसिफिक राइट्स हैं। मैं उन्हीं को इसमें इन्फोर्स करा सकती हूँ कि मैं उनको, ऐसा नहीं है कि रीसेल में कर दूंगी, मैं उनको रीसेल कर दूंगी। वो कुछ कंडीशंस होती हैं। जब हम प्लेज पढ़ा था तो उसमें हमने कंडीशंस पढ़ी थी कि किन किन केसेस में वो एज ए ओनर उनको आगे ट्रांसफर कर सकता है या एज ए ओनर उन पे राइट अपना इन्फोर्स कर सकता है। अदरवाइज ओनरशिप नहीं होती है प्लेज में, जिसके पास भी गुड्स प्लेज पे रखे जाते हैं। तो जब भी सेल ऑफ गुड्स एक्ट की बात होती है तो उसमें जनरल ओनरशिप का ट्रांसफर होना जरूरी होता है, उसमें स्पेसिफिक ओनरशिप नहीं होनी चाहिए। आप जनरली जैसा सेलर उसका ओनर था वैसे ही बायर उसको उसकी पूरी फुल ओनरशिप मिलनी चाहिए जो भी गुड्स ट्रांसफर हो रहे हैं उसकी। अब बात आती है प्राइस की। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है कंसीडरेशन के बिना कोई भी कॉन्ट्रैक्ट लीगली फ्रेम नहीं होता है। अगर वो विदाउट कंसीडरेशन है तो वो वॉइड है। जब हमने लास्ट डेफिनेशन पढ़ी थी उसमें भी प्राइस की डेफिनेशन पढ़ी थी। प्राइस मीन्स मनी कंसीडरेशन। जो भी प्राइस यहाँ पे डिसाइड होगा वो मनी कंसीडरेशन होना चाहिए। ऐसा नहीं होगा कि मैंने मार्कर खरीदा और मैंने मार्कर ही दे दिया एज ए कंसीडरेशन, नहीं, वो बार्टर हो जाता है। इसमें मनी कंसीडरेशन को ही इंक्लूड किया जाएगा। अब जब आपके फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की बात होती है तो आपके इस फॉर्मेशन में बताया गया है कि प्राइस कैसे डिसाइड होता है। ये आपके सेक्शन 9 में बताया गया। आपके चैप्टर 2 के सेक्शन 9 में ये बताया गया है कि आपका प्राइस कैसे डिसाइड होगा। अब मनी कंसीडरेशन को डिसाइड करने के आपके 5 तरीके बताए गए हैं कि आपका जो प्राइस डिसाइड होगा वो 5 तरीके से होगा। जो फर्स्ट होता है, कोई भी मतलब आप अगर कोई भी चीज देखते हैं तो कोई भी चीज जब डिसाइड होती है, कॉन्ट्रैक्ट की बात हम कर रहे हैं, तो उसमें सबसे पहले जो चीज आती है वो होती है एक्सप्रेसली। मतलब आपने, जैसे मैंने ये मार्कर खरीदा, मैंने अपने सेलर से ये कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि मैं इसको 10 रुपए में खरीदूंगी। एक्सप्रेसली ये हो गया। इन रिटर्न भी हो सकता है या फिर ओरल भी हो सकता है। ठीक है, मैंने उनसे ये कॉन्ट्रैक्ट कर लिया एक्सप्रेसली कि मैं इस मार्कर को 10 रुपीज में खरीद लूंगी। तो जो सबसे पहला मेथड होता है प्राइस डिसाइड करने का वो होता है एक्सप्रेसली। आपने उस प्राइस को डिसाइड कर लिया। अब
बात आती है सेकंड मेथड की। ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया। ये होता है मेथड स्पेसिफाइड। मेथड स्पेसिफाइड का क्या मतलब होता है? अब हम इसमें एग्जांपल ले सकते हैं। मान लो मैंने सेलर से कांटेक्ट किया कि मैं आपसे राइस खरीदूंगी 5 क्विंटल, ठीक है। और मैंने अपने कॉन्ट्रैक्ट में, जो मैंने अपने कॉन्ट्रैक्ट फ्रेम किया, मैंने उसमें लिख दिया कि जब मैं आपसे राइस खरीदूंगी, जो भी मैं एग्रीमेंट टू सेल कर रही हूँ, जब भी मैं आपसे राइस खरीदूंगी तो उस टाइम, जिस टाइम मैं आपसे खरीदूंगी, उस टाइम उस राइस की जो भी मार्केट वैल्यू होगी, जो भी मार्केट वैल्यू होगी, मैं उस पे खरीदूंगी, ठीक है। तो यहाँ पे आपने मेथड स्पेसिफाई कर दिया कि जब आप खरीदोगे उस टाइम जो भी वैल्यू चल रही होगी मार्केट में, आप उस वैल्यू पे ही उन गुड्स को बाय करोगे। तो आपका कंसिडरेशन एक मेथड से स्पेसिफाइड हो गया, ठीक है। अब आपका आता है फिक्सेशन ऑफ प्राइस बाय थर्ड पार्टी। ये आपका थर्ड मेथड दिया हुआ है। यहाँ पे आप एक्सप्रेसली कर रहे हो, यहाँ पे भी आप दोनों पार्टीज हो, लेकिन यहाँ पे आप जो कॉन्ट्रैक्ट की टर्म है उसमें ये कह रहे हो कि जो भी आपका प्राइस फिक्स किया जाएगा, वो जो पार्टी है वो थर्ड पार्टी होगी। कोई थर्ड पार्टी उस प्राइस को डिसाइड करेगी, ठीक है। ये आपके सेक्शन 10 में दिया हुआ है। जब थर्ड पार्टी करती है तो उसमें 3 चीजें होती हैं। या तो थर्ड पार्टी कर देगी, ठीक है। अगर कर देती है तो जो वो डिसाइड करती है, जो भी आपने थर्ड पार्टी, सी को, मान लो ए-बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट, आपने सी को कहा कि मेरा प्राइस डिसाइड कर दो, वो कर देता है और आप मान लेते हो। अब क्या होगा कि मान लो कि वो थर्ड पार्टी, इसमें भी कंडीशंस दी हुई है। जैसे मान लो इसमें कंडीशन दे दी कि मान लो कि थर्ड पार्टी वो प्राइस फिक्स करने में फेल हो जाती है। अगर वो फेल हो जाती है तो जो कॉन्ट्रैक्ट है वो आपका कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा? वॉइड हो जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल वॉइड हो जाएगा। आपने थर्ड पार्टी को अपॉइंट किया, उसने नहीं किया, तो वो वॉइड हो गया। लेकिन इसमें फिर दूसरी कंडीशन दे दी, थर्ड पार्टी फेल हो गई, लेकिन जो गुड्स हैं वो बायर को आपने क्या किया? डिलीवर कर दिए हैं। ऑलरेडी बायर को गुड्स डिलीवर हो गए हैं, बट प्राइस अभी तक डिसाइड नहीं हुआ है। तो उस केस में क्या होगा कि जो भी बायर है वो आपको रीजनेबल प्राइस, उन गुड्स का जो भी रीजनेबल प्राइस है वो सेलर को पे करेगा। अब आता है कि थर्ड कंडीशन, हमने फर्स्ट कंडीशन पढ़ ली कि थर्ड पार्टी प्राइस डिसाइड ही नहीं करती है तो वॉइड हो जाएगा। अगर बायर को गुड्स डिलीवर हो गए हैं तो बायर रीजनेबल प्राइस पे कर देगा। और थर्ड कंडीशन आपकी इसमें ये होती है कि अगर कोई पार्टी है, मान लो 3 पार्टीज हैं, थर्ड पार्टी को प्राइस डिसाइड करना है, या तो बायर या सेलर में से कोई ऐसा डिफॉल्ट कर देता है कि थर्ड पार्टी प्राइस डिसाइड ही ना कर सके। अगर ऐसा कोई डिफॉल्ट होता है तो जो भी डिफॉल्टिंग पार्टी है, या तो सेलर होगी या बायर होगी, तो उस डिफॉल्टिंग पार्टी को डैमेजेस अपने पे करने पड़ेंगे। जो प्राइस डिसाइड नहीं हुआ है उसकी वजह से जो भी सेकंड पार्टी है उसको जो भी डिफॉल्ट हो रहा है, जो भी डैमेज हो रहे हैं, उसके प्राइस उसको पे करना पड़ेगा। फोर्थ जो मेथड होता है वो आपका कस्टम एंड यूजेज होता है। आप किसी पर्टिकुलर सेलर से ही गुड्स खरीदते हो, इतने प्राइस में ही खरीदते हो, तो उसमें आप बहुत लॉन्ग टर्म से, मान लो 10 साल से आप उसी सेलर से खरीदे जा रहे हो गुड्स को, वो पर्टिकुलर गुड्स ही खरीदते हो, तो उसमें कस्टम एंड यूसेज होते हैं आपका कि भाई मैं इतने में ही खरीदता आ रहा हूँ तो मैं अभी भी इतने में खरीदूंगा। तो वो इम्प्लाइड हो गया कि आप उसका जो प्राइस है वो उतना ही पे करोगे। और लास्ट जो मेथड होता है आपका अदर, जिसमें क्या होता है, अगर इनमें से चारों में से कोई सा भी मेथड यूज नहीं हो रहा है तो जो बायर है वो रीजनेबल जो भी गुड्स का प्राइस है वो आपको पे करेगा, ठीक है। इस तरीके से हमारा सेक्शन 9 में बताया गया है कि आपका जब कॉन्ट्रैक्ट फ्रेम होता है तो उसमें प्राइस कैसे डिसाइड होता है, ठीक है। अब आपके इसमें क्या होता है, जो आपका अग्रीमेंट टू सेल है या सेल है वो एब्सोल्यूट और कंडीशनल भी हो सकता है, ठीक है। एब्सोल्यूट का मतलब ये है कि पूरा कॉन्ट्रैक्ट फ्रेम हो गया कि इतने टाइम में और ऐसे ऐसे होगा। और कंडीशनल का मतलब ये हो गया कि आपने कंडीशंस डाल दी, लाइक मतलब प्राइस की कंडीशन डाल दी कि इंस्टॉलमेंट में पे हो जाएगा प्राइस, या फिर आपने डिलीवरी की डाल दी कि प्रॉपर्टी का जो डिलीवरी है वो इंस्टॉलमेंट में होगी। तो ऐसे आपने कंडीशनल
कंडीशंस हैं जो वो कॉन्ट्रैक्ट में डाल दी है कि ऐसे ऐसे इस तरीके से प्राइस पे हो जाएगा, इस तरीके से गुड्स को डिलीवर कर दिया जाएगा। और एब्सोल्यूट का मतलब है कि आप टोटली मतलब वो सारी कंडीशन एक बार में ही सारी पूरी हो जाती है कि एक बार में ही प्राइस हो जाएगा, एक बार में ही गुड्स में प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो जाएगी, एक बार में पोजेशन ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, ये चीज होती है। अब बात आती है अदर एलिमेंट्स की। ठीक है, अदर एलिमेंट्स का क्या मतलब होता है, जब आपने गुड्स को ट्रांसफर किया बायर को, ठीक है, तो आप कुछ चीजें हैं जो ध्यान में रखते हैं। जैसे सेलर ने बायर को गुड्स ट्रांसफर कर दिए, हमने दो चीजें पढ़ी, सेल होता है, अग्रीमेंट टू सेल होता है। अब इसमें सबसे पहले जो हम देखेंगे वो होता है रिस्क ऑफ लॉस। ठीक है, मान लो कि गुड्स आपके जा रहे हैं, इन ट्रांसपोर्ट है, गुड्स में कोई लॉस हो जाता है, तो उस लॉस को कौन बियर करेगा। ठीक है, अगर सेल की बात करते हैं तो सेल में क्या है, ओनरशिप बायर के पास आ गई है, तो अगर सेल वाला आपका कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे फ्रेम हुआ है तो उसमें बायर है जो लॉस को बियर करेगा। अग्रीमेंट टू सेल में अभी भी ओनरशिप सेलर के पास है, तो भी जो गुड्स का लॉस हो रहा है तो वो कौन बियर करेगा, सेलर करेगा। सेम यही चीज है, राइट ऑफ रीसेल किसके पास होता है। ठीक है, सेल की बात करें, अभी हमने थोड़ी देर पहले भी एक एग्जांपल किया था कि मेरे पास मार्कर आ गया, ठीक है, ओनरशिप मुझे मिल गई है, सेल में ओनरशिप आ रही है। अब क्या है, सेलर के पास पोजीशन है मार्कर की और वो किसी थर्ड पार्टी को सेल कर देता है। तो जब हम राइट ऑफ रीसेल की बात करते हैं, अगर सेलर ऐसा करता है तो सेल की सिचुएशन में क्या होता है, बायर कैन क्लेम द होल प्राइस। ठीक है, अगर सेलर ने ये मार्कर थर्ड पार्टी को सेल कर दिया ओनरशिप मुझे ट्रांसफर करने के बाद, तो बायर सेलर से, जो मैं हूँ, जो भी दुकानदार से मैं मार्कर को खरीद रही हूँ, उससे उसका पूरा प्राइस क्लेम कर सकती हूँ। लेकिन अगर वो अग्रीमेंट टू सेल हो रहा है तो उसमें मैं सिर्फ मार्कर का डैमेज क्लेम कर सकती हूँ। मान लो मैंने मार्कर खरीदा था कि मुझे किसी और को बेचना है, तो मुझे जो लॉस हो रहा है, मार्केट वैल्यू में चेंज होने से जो भी लॉस हो रहा है, जो भी डैमेज हो रहा है, मैं सेलर से सिर्फ वही क्लेम करूंगी। ठीक है, तो ये होता है कि ये इसमें होता है। ठीक है, ये ब्रीच ऑफ कंडीशंस हो जाती है तो इसमें आप ऐसे क्लेम कर सकते हो। अब बात आती है कि जो अब लास्ट जो आपका इसमें टॉपिक बचता है कि भाई गुड्स ट्रांसफर हो गए, गुड्स में लॉस हो गया या ब्रीच ऑफ कंडीशन हो गया या राइट ऑफ रिसेल हो गया, वो क्या है, हमने प्राइस भी डिसाइड कर लिया। अब मान लो कि गुड्स आपने ट्रांसफर कर दिए, ठीक है, यहाँ पे आपने ओनरशिप का ट्रांसफर कर दिया। ठीक है, तो अब ओनरशिप का ट्रांसफर कर दिया है, लेकिन गुड्स क्या होते हैं, गुड्स में कुछ क्या होता है, डैमेज भी हो जाता है, पेरिशिंग नेचर के गुड्स हैं। मान लो पेरिश हो गए गुड्स में कोई डिफेक्ट हो गया, डैमेज हो गया, जो भी हो गया किसी भी कारण से हो सकता है। मान लो कि गवर्नमेंट का कोई ऐसा रूल आ गया कि अब वो गुड्स को आप यूज ही नहीं कर सकते हो, या फिर गुड्स का थेफ्ट हो गया, या फिर उनका नेचर ही ऐसा है कि वो पेरिशेबल नेचर के हैं। ठीक है, तो उस कंडीशन में बायर और सेलर की क्या टर्म्स होती हैं, कौन लॉस को बेयर करता है, कौन प्राइस पे करता है, कैसे गुड्स का ट्रांसफर होता है, तो वो हम पढ़ेंगे सेक्शन आपकी 7 और 8 में। इसमें भी दो चीजें दी गई है। ठीक है, गुड्स जो पेरिश होते हैं वो या तो कॉन्ट्रैक्ट के बनने से पहले हो जाते हैं या फिर बिफोर सेल हो जाते हैं, बट आफ्टर एग्रीमेंट टू सेल होते हैं। ठीक है, तो जब हम बात करेंगे, जो हम फर्स्ट बात करेंगे वो बात करेंगे बिफोर मेकिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। मान लो आपका कॉन्ट्रैक्ट बना ही नहीं है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट पूरा बना ही नहीं है और गुड्स आपके पेरिशिंग हो जाते हैं, पेरिशिंग नेचर के हो जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं। उसमें भी दो कंडीशन है, या तो वो पूरी तरीके से डैमेज हो गए हैं या वो पार्टली डैमेज हो गए हैं। अगर कॉन्ट्रैक्ट के बनने से पहले जब भी हम पेरिशिंग गुड्स की बात करते हैं तो उसमें हम ये ध्यान रखेंगे कि यहाँ पे सिर्फ स्पेसिफिक गुड्स की बात होती है। ठीक है, स्पेसिफिक और असर्टेन गुड्स की बात होती है। आप यहाँ पे अनसर्टेन गुड्स की बात नहीं करेंगे, जो भी स्पेसिफिक पहले से ही डिसाइडेड गुड्स हैं उनकी बात करेंगे। ठीक है, इन दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ था,
बिफोर मेकिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, इसकी सेलर की नॉलेज के बिना ही वो गुड्स पेरिश हो गए थे, तो वो कॉन्ट्रैक्ट टोटली वॉइड हो जाएगा। मान लो सेलर को किसी और से गुड्स लेने थे, लेकिन वो आज मेरे से कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है कि मैं गुड्स को आपको सेल कर दूंगा, लेकिन वो गुड्स जिनको वो बेचने का मेरे से कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, वो गुड्स ऑलरेडी डैमेज हो गए हैं और लेकिन सेलर को नहीं पता है। तो इस केस में क्या होगा, अगर वो होल गुड्स डैमेज हो जाते हैं तो वो पूरा का पूरा कॉन्ट्रैक्ट आपका वॉइड डिक्लेयर हो जाता है। अब इसमें दूसरा केस है कि वो मान लो गुड्स जो पार्टली डैमेज होते हैं, पार्टली नहीं होते हैं। अब पार्टली में भी हम दो चीजें हैं, या तो वो पार्टली डिविजिबल कैरेक्टर के हैं और या फिर वो इनडिविजिबल कैरेक्टर के हैं। डिविजिबल में ये होता है कि जो गुड्स डैमेज हुए हैं पार्ट में, तो आप पार्ट जो डैमेज हुआ है आप उसको होल से डिवाइड कर सकते हो, मतलब अलग कर लोगे, और जो अलग गुड्स हैं उनको, जो गुड क्वालिटी के गुड्स हैं, वो बायर को दे सकते हो। तो उस केस में जो गुड क्वालिटी के गुड्स होते हैं उसका कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वैलिड हो जाता है, जो बैड के होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाता है। इसमें इंडिविजिबल है तो ये फुली वॉइड हो जाता है, ठीक है, क्योंकि वो आप उसको अलग तो कर नहीं सकते हैं, तो वो टोटली ही कॉन्ट्रैक्ट आपका वॉइड हो जाता है। अब आपकी इसमें जो दूसरी कंडीशन है वो है कि गुड्स जो है वो बिफोर सेल, मतलब बिफोर सेल डैमेज हो रहे हैं, बट आफ्टर मेकिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट टू सेल की बात हो रही है, ठीक है। एग्रीमेंट टू सेल हो गया है आपका, बट वो बिफोर सेल जो है वो गुड्स हैं आपके डैमेज हो रहे हैं। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में अगर दोनों पार्टी में से किसी का भी डिफॉल्ट नहीं है उन गुड्स के डैमेजेस के लिए, तो अगर दोनों पार्टी में से किसी का भी डिफॉल्ट नहीं है तो वो कॉन्ट्रैक्ट भी आपका वॉइड हो जाएगा, ठीक है। ये आपका जो सारा है वो आपका चैप्टर 2 है। जो चैप्टर 2 है उसमें आपके यही बात की गई है कि कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनता है। सेल का दो पार्ट्स होते हैं, सेल होता है, एग्रीमेंट टू सेल होता है। सेल क्या होता है, एग्रीमेंट टू सेल क्या होता है, फिर क्या क्या उसके एसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं, एब्सोल्यूट और कंडीशनल क्या होता है, प्राइस और मनी कंसीडरेशन कैसे डिसाइड होता है, और फिर लास्ट में जो आपका आता है अगर गुड्स आपके डैमेज हो जाते हैं तो उसमें कॉन्ट्रैक्ट का क्या नेचर रह जाता है, या वो वॉइड रहता है या वैलिड होता है, या फिर कौन सी जो कंडीशंस है जिसमें वो वैलिड होता है या वॉइड हो जाता है। तो ये आपका है आपका चैप्टर 2 फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। नेक्स्ट लेक्चर में हम इम्प्लाइड कंडीशंस एंड वारंटीज पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू ऑल, हैव ए नाइस डे।